हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। राजस्थान का ड्रामा आप लोग देख रहे हैं और राजस्थान के ड्रामा देखने के बाद अब ये बात बिल्कुल 100% कंफर्म हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी आत्महत्या करने पर तुली हुई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा लगता है जैसे जीवित रहने की या आगे पार्टी को चलाने की या खड़ा करने की या उसके अंदर नई तरीके की ऊर्जा डालने की का कोई उत्साह नहीं बचा हुआ। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि राजस्थान के अंदर अच्छी खासी चलती हुई सरकार लड़खड़ाने लगे और उसके गिरने का खतरा पैदा हो जाए। ये बात तो मैं मान सकता हूँ कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है, वो किसी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने का काम करेगी, उसको लड़खड़ाने का काम करेगी। लेकिन राजस्थान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ना तो मैं अमित शाह को जिम्मेदार मानता हूं, ना ही उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानता हूं, ना ही उसके लिए मैं बीजेपी को जिम्मेदार मानता हूं, ना आरएसएस को जिम्मेदार मानता हूं। अगर उसके लिए कोई एक जिम्मेदार है तो वो है कांग्रेस पार्टी खुद। कांग्रेस पार्टी दो नेताओं के बीच की जो लड़ाई थी, जो द्वंद्व था, उसको पिछले 1.5 साल के अंदर या आप कह लें कि दिसंबर 2018 के बाद से अभी तक उसका कोई समाधान नहीं खोज पाई। तो जब आप समस्या को टालते रहेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि दरअसल सचिन पायलट 2012 में जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी और वहां 200 में सिर्फ 22 विधायक उसके पास थे और बीजेपी के पास 160 से ज्यादा विधायक थे, वैसे में एक मरी हुई कांग्रेस को खड़ा करने की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई। सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 5 साल काम किया और 2018 में उनकी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की वापसी हुई और बीजेपी के विधायकों की संख्या कम हुई। जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी 2018 में जीती थी तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते सचिन पायलट का क्लेम था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री न बना के अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया और उस वक्त तर्क ये दिया गया कि सचिन पायलट अभी बहुत जूनियर है और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अच्छा काम करना है, अच्छा परफॉर्मेंस देना है और अगर सचिन पायलट रहेंगे तो शायद उस तरीके से स्टेट को मैनेज नहीं कर पाएंगे। सचिन पायलट आपको याद होगा राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते, अच्छे दोस्त माने जाते हैं। अशोक गहलोत सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं और एक तरीके से उनके बड़े ही विश्वस्त सिपासालार माने जाते हैं। तो उस वक्त सचिन पायलट को ये बात समझा दी गई कि आप प्रदेश अध्यक्ष बने रहिए, आप डिप्टी सीएम बन जाइए, आपके मनपसंद लोगों को अशोक गहलोत की कैबिनेट में जगह मिल जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत को आप मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए और अगर आगे वक्त मिलेगा तो आपको उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिलेगा। अशोक गहलोत एक घुटे हुए नेता है, उनको वो मुख्यमंत्री बन गए। जब मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद उनके हटने की गुंजाइश अगर कोई सोच रहा होगा कि वो खुद छोड़ देंगे, ऐसा होता नहीं राजनीति के अंदर। सचिन पायलट इस बात को कभी भूले नहीं, क्लेम उनका था, बन गए अशोक गहलोत। इस दौरान पिछले 1.5 सालों के अंतर्गत राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, नेहरू गांधी परिवार को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए था। इन लोगों ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं खोजा, खासतौर पे मध्य प्रदेश की क्राइसिस के बाद से, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि वहां पे उनके पास बहुमत का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं था, बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर की लड़ाई थी, लेकिन फिर भी वहां दो दिग्गज कांग्रेस पार्टी के थे। कांग्रेस के कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां तीसरे कोण के तौर पर उभरे थे। वो अपना हिस्सा चाहते थे, उनको हिस्सा नहीं मिला, उनको पीसीसी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। जाहिर सी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विद्रोह किया, उनके साथ 22 विधायकों ने विद्रोह किया और वहां कमलनाथ और कांग्रेस की अच्छी खासी चलती हुई सरकार गिर गई। ये तो मैं मान सकता हूं कि वहां पर बहुत बहुमत का आंकड़ा बहुत कमजोर था, इसलिए वो कांग्रेस के संभाले नहीं संभाला। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर नेहरू गांधी परिवार या आला कमान चाहता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझा बुझाकर, कॉन्फिडेंस में लेकर या उनको कुछ ऐसा पद देकर ताकि उनकी ईगो सेटिस्फाई हो, मध्य प्रदेश की क्राइसिस को संभाला जा सकता। मान लीजिए अगर वो नहीं संभला क्योंकि बहुत कम मार्जिन था, तो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से सतर्क हो जाना चाहिए था और पिछले 4 महीनों के अंदर उन्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए थी कि सचिन पायलट किसी तरीके से बगावत न कर पाए। लेकिन
ऐसी कोई कोशिश कम से कम ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती जो कोशिश की गई। तो मेरा अपना मानना यह कि मध्य प्रदेश की क्राइसिस और राजस्थान की क्राइसिस, इन दोनों के लिए ना तो मैं अशोक गहलोत को जिम्मेदार मानता हूं और ना ही सचिन पायलट को जिम्मेदार मानता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि इन दोनों के लिए नेहरू गांधी परिवार जिम्मेदार है, चाहे उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी के माथे पर पड़ी जाए या राहुल गांधी के माथे पर पड़ी जाए या प्रियंका गांधी के माथे पर पड़ी जाए। अगर आपको मालूम है कि वहां समस्या है और उस समस्या का समाधान निदान आप खोजना नहीं चाहते हैं तो यह आपकी दिक्कत है, यह लीडरशिप की प्रॉब्लम है। अब जब सचिन पायलट ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया तब सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बात करने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सोनिया गांधी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अहमद पटेल बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पी चिदम्बरम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और उधर ऐसा लगता है जैसे अशोक गहलोत भी ये चाहते हैं कि सचिन पायलट नाराज होकर अगर पार्टी छोड़ना चाहें तो छोड़ें, और यही एक दिक्कत है जिसका समाधान नेहरू गांधी परिवार को खोजना चाहिए था। नेहरू गांधी परिवार को आज ये सोचना है कि क्या वो अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे, अहमद पटेल जैसे पुराने दिग्गज नेताओं के बल पर कांग्रेस को आगे ले जाना चाहते हैं या फिर कांग्रेस के अंदर नई ऊर्जा और नया टैलेंट आगे लाकर एक नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के अंदर प्रयोग करने की सारी जो प्रयास हैं, जो ऊर्जा है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आज की तारीख में कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, इन लोगों से दो टूक भाषा में बात करनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप लोगों ने कांग्रेस की बहुत सेवा की है, कांग्रेस ने उसके बदले आपको बहुत प्रताप दिया, बहुत आपको महिमा दी है। अब वक्त आ गया है कि जब आप पार्टी के लिए त्याग करिए, आप बैक सीट लीजिए और यंग टैलेंट्स को आगे लेके आते हैं, नई ऊर्जा आएगी, नई सोच आएगी, नए विचार आएंगे और उससे पार्टी मजबूत होगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2009 में लगातार दूसरी बार लोकसभा का चुनाव हारने के बाद से आरएसएस ने तय किया कि वो दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के बड़े नेताओं को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। उस वक्त अरुण जेटली क्लेमेंट थे, सुषमा स्वराज क्लेमेंट थी, वेंकैया नायडू क्लेमेंट थे, अनंत कुमार क्लेमेंट थे। ये लोग चाहते थे पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन आरएसएस ने इन चारों लोगों के अलावा, जिनको गैंग ऑफ फोर उस वक्त कहा गया था, नागपुर के एक छोटे से नेता नितिन गडकरी को लेकर दिल्ली आए, उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद उन्होंने नया नेतृत्व खोजा नरेंद्र मोदी में, उनको कमान दी और नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को गुजरात से उठा के पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। और अब आप देखिए कि बीजेपी आज कहां पर है। बीजेपी आज 300 सीटों के साथ है। अगर बीजेपी और आरएसएस सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार और जैसे नेताओं के, वेंकैया नायडू जैसे नेताओं के इर्द गिर्द होती तो नए विचार नहीं आते और पार्टी के अंदर नई ऊर्जा नहीं आती और हो सकता है पार्टी 2014 का चुनाव भी हार जाती। लिहाजा अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, अहमद पटेल, ये सब बड़े नेता हैं, लेकिन इनके बल पर कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। उसको सचिन पायलट की ऊर्जा की जरूरत है, उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया की नवीनता की जरूरत थी। इसी तरीके से अगर आप देखें असम के अंदर भी हेमंत बिश्वा शर्मा, जो एक जमाने में तरुण गोगोई के दाहिने हाथ थे, वो क्लेम कर रहे थे कि उनको लीडरशिप मिलनी चाहिए तरुण गोगोई के बाद। तरुण गोगोई अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते थे। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी। असम में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। आज असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हेमंत बिश्वा शर्मा बीजेपी को पूरी तरीके से स्थापित करने में लगे हुए, स्थापित कर दिया। अगर ये हेमंत बिश्वा शर्मा अगर आज कांग्रेस के साथ होते तो एसेट होते। तो अब ये लगता है कि जब तक सोनिया गांधी या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये किसी बोल्ड प्रयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, जब तक पुराने नेताओं को किनारे नहीं बिठाया जाता है, जब तक इनसे दो टूक बातचीत नहीं की जाती है, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा पहले नहीं हुआ है। आपको याद होगा 1964 में जब 1962 की लड़ाई कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई, भारत जब लड़ाई चीन से हार गया तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बहुत कमजोर पड़ गए थे, पार्टी का संगठन बिखरने लगा था। तब उस वक्त के जो बड़े नेता थे कामराज नाडर, उन्होंने एक प्लान बताया जिसको कहा जाता है कामराज प्लान, और उसके तहत कांग्रेस के दिग्गज अलग अलग राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों से कहा गया कि आप पद छोड़िए, संगठन के साथ जुड़िए और संगठन को मजबूत करिए, वहां नई ऊर्जा जाने दीजिए। जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी में एक नई तरीके की जान पैदा हुई और कांग्रेस पार्टी उसी मोमेंटम पर 1977 तक
सत्ता में काबिज रहे। हालांकि 1967 में उसको धक्का लगा। आज फिर कांग्रेस पार्टी को उसी कामराज प्लान की जरूरत है। आज जरूरत यह है कि अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अलग अलग राज्यों में जो उनके बड़े नेता हैं, जो पुराने, जो 70 साल के करीब पहुंच गए हैं, वो अपने पद का त्याग करें। अगर बड़े वरिष्ठ पदों पर हैं, थिंक टैंक के तौर पर काम करें, राज्यों के अंदर नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएं, सचिन पायलट को आगे बढ़ाएं। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल हैं, वो एक बिल्कुल नए नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। तो ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर तो सरकार गंवाएगी ही गंवाएगी, आगे भी उसका कोई भविष्य नहीं होगा। तो राजस्थान की जो पूरी क्राइसिस है वो दरअसल नेहरू गांधी परिवार का अपना संकट है। दरअसल इनके अंदर अब इतनी हिम्मत और क्षमता नहीं रह गई है कि ये बोल्ड एक्सपेरिमेंट कर सके, नए विचारों को, नए सोच को, नई लीडरशिप को आगे बढ़ा सके और पुराने नेताओं के साथ दोनों बातचीत कर सके। राजस्थान का ये संकट नहीं होता अगर इन्होंने दो टूक शब्दों में अशोक गहलोत को कह दिया होता कि अब आप 1.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब आप संगठन का काम देखिए, सचिन पायलट को लीडरशिप पास ऑन करिए और उनके आप भीष्म पितामह के तरीके से, द्रोणाचार्य के तरीके से उनके काम। चूंकि यह काम नहीं हुआ, इसलिए आज पार्टी की ये बुरी हालत है और ऐसी ही बुरी हालत बनी रहेगी अगर आगे भी इस तरीके से कोई बड़ा कदम, बोल्ड कदम नहीं उठाए। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।